हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी अल्फा सीरीज में एक और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है बजट कंस्ट्रेंट थ्योरी। दोस्तों, ये वो बजट है जिसके बेसिस पे कोई भी कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। क्योंकि किसी भी कंज्यूमर को या कोई भी उपभोक्ता, जैसे कि मैं हूं, आप हो या कोई भी है, अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसको खरीदने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है और फिर ये देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं। आज मैं ये कहता हूं कि मुझे जैगुआर कार चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका प्राइस क्या है और फिर मेरी इनकम क्या है। मेरा बजट एक होता है और हम लोग हमेशा अपना जो खर्चा करते हैं अपनी मैक्सिमम इनकम तक करते हैं। मान लो मेरी इनकम अगर 5,000 रुपए है तो मैं मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का खर्चा करूंगा। उसके ऊपर अगर मैं खर्चा करना चाहूंगा तो उसका मतलब होगा कि मैं बोरोइंग्स करूंगा। लेकिन अभी के टॉपिक में हम अजम्पशन लेंगे कि ना तो यहाँ पे सेविंग्स होती हैं ना ही यहाँ पे बोरोइंग्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो खर्चा होगा वो एग्जैक्टली मेरी इनकम के बराबर होगा। माई एक्सपेंडिचर इज मस्ट बी इक्वल्स टू माई इनकम। कुछ अजम्पशंस हैं, पढ़ते हुए हम लोग उन अजम्पशंस को ले लेंगे, लेकिन आगे चल के ये अजम्पशंस को हम बदलेंगे। जैसे क्योंकि कोई जनरल कंज्यूमर थ्योरी में बोरोइंग्स भी होती हैं, सेविंग्स भी होती है, और माइक्रो से जब हम लोग मैक्रो पे जाते हैं तो वहां पर तो सेविंग्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी के लिए हम लोग बिल्कुल इनिशियल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आसान आसान से स्टार्ट करेंगे। आपको बढ़िया से समझ में आएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए, एक एक बात ध्यान से नोट करना जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज, हमारी सेमिकॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अल्फा सीरीज, जो कि आपको पता है ये टॉपिक इस अल्फा सीरीज में हो रहा है। अल्फा सीरीज में और भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में अल्फा सीरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोल्डर है और वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको आपके काम का कोई भी टॉपिक दिखता है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक पे बहुत मेहनत की गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं बजट कंस्ट्रेंट की तो हमें कुछ बातें लेनी पड़ती हैं। जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर है तो उसके लिए कुछ कमोडिटीज होंगी। मान लीजिए कुछ कमोडिटीज होंगी और वो कमोडिटीज क्या क्या हो सकती हैं। X1 हो सकती है, X2 हो सकती है, X3 हो सकती है, करते करते XN। मतलब हमारे पास बहुत सारी कमोडिटीज हो सकती हैं और उन कमोडिटीज के प्राइसेस भी होंगे। मान लो X1 का P1 होगा, X2 का P2 होगा, X3 का P3 होगा, करते 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 XN का PN होगा। मानते हो? अब एक बार बताओ, अगर मैं जनरल सी बात कह रहा हूं, अगर मैं X1 खरीद रहा हूं, अगर मैं कमोडिटी X1 खरीद रहा हूं और लेट सपोज मैं X1 खरीद रहा हूं और मेरा जो प्राइस है वो P1 है। कमोडिटी का जो प्राइस है वो P1 है। सिमिलरली मैं X2 खरीद रहा हूं, उसका प्राइस P2 है। अब देखो ये क्या था, P1 इंटू X1 क्या है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड X या कमोडिटी X1। यानी जो X1 है उसका खर्चा, अगर मैं मान लो ये X1 पेन है, ठीक है, और अगर मैं 5 पेन खरीद रहा हूं तो 5 पेन का खर्चा कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय हर एक कमोडिटी का प्राइस क्या, ठीक है। ऐसी P2 X2, ऐसी P3 X3, एंड आगे आखिर में जाते जाते हैं PN XN। एक बार समझना, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो दिस रिप्रेजेंट माई टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, माई टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बताएगा दोस्तों, ये मुझे बताएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस P3 X3 प्लस 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 PN XN। और ये जो खर्चा होगा ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू माई इनकम। ये मैक्सिमम मेरी इनकम के बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, ये जो खर्चा होगा मैक्सिमम, बिल्कुल लास्ट मेरी इनकम के बराबर होगा। इनकम से ज्यादा मैं कभी भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। मैंने बताया ना आपको, बोरोइंग्स नहीं है, इवन यहाँ पे सेविंग्स भी नहीं है। आगे चल के इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और ये इक्वल टू आ जाएगा। अब इस बात को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखना चाहूं, दैट इज समेशन ऑफ TI
एक्स आई वाई। देखो ये P1 P2 P3 X1 X2 X3, मैंने बोला कि अगर मैं सारे खर्च को एक अलग तरीके से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ पी आई एक्स आई वेयर आई इज 1 to n, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू माई इनकम। ध्यान रखना ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, इक्वेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम एन कमोडिटीज। अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर एन कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो वो ये बजट लाइन फेस करेगा। ये मैंने आपको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बताई है, अभी मैंने आपको जर्नल फॉर्मेशन दी है। अभी के लिए ये मत सोचना कि सर टू गुड्स इकोनॉमी केस होता है, नहीं, इकोनॉमी केस कोई भी हो सकता है, 1 गुड भी हो सकता है, 2 गुड भी हो सकता है, 3 गुड भी हो सकता है और एन गुड्स भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो दिस इज माई बजट कंस्ट्रेंट। क्या है दोस्तों ये है हमारा बजट कंस्ट्रेंट। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है टू टू गुड्स कमोडिटी वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में दो ही प्रकार के गुड्स होते हैं। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि दो प्रकार के कमोडिटीज होती हैं, टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज होती हैं, तो उसका मतलब हो जाता है दो गुड्स में से, दो कमोडिटीज में से जो एक कमोडिटी होगी वो हमारी मेन कमोडिटी होगी। मेन मेन मतलब जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। और एक होंगी हमारी कंपोजिट कमोडिटीज। कौन सी? कंपोजिट। कंपोजिट कहते हैं अदर कमोडिटीज को, सम ऑफ ऑल, राइट, सम ऑफ ऑल, सारी कमोडिटीज को मिला के एक बात होगी। तो इस सेंस में हम लोग कहते हैं टू कमोडिटीज। तो कभी भी बात हो ना टू कमोडिटीज की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि दुनिया में से दो ही कमोडिटीज है, नहीं, एन कमोडिटीज होंगी। बट हम उन एन कमोडिटीज को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक होगा एक कमोडिटी, दूसरी होंगी सारी मिलके अदर कमोडिटीज, जिन्हें अदर कमोडिटीज को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट कमोडिटीज। मेरी यहां तक की आपको बात समझ में आ गई? ये बहुत बेसिक सी बात है। अब हम जो बात शुरू करेंगे वो बात करेंगे टू कमोडिटीज वर्ल्ड से। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं ये एरिया रफ कर रहा हूं, मैं पूरा बोर्ड रफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा एरिया चाहिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं यहां से शुरुआत करूंगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब जो है। देखो जब हम बात कहते हैं टू कमोडिटीज वर्ल्ड, यानी दुनिया में दो ही कमोडिटीज हैं, तो वही मैंने आपको बताया, दैट इज टू कमोडिटी वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, टू कमोडिटीज वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब उनको हम मान लेते हैं, एक होगी हमारी एक्स, तो एक्स कमोडिटी को हम बोलते हैं मेन कमोडिटी। हमारी मेन, मेन आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आप कहते हो सर एजुकेशन, तो एजुकेशन हमारी मेन हो गई। एजुकेशन के अलावा सब कुछ अदर हो जाएगा, जैसे हम है, आप लोग हो, तो आपके लिए पढ़ाई सबसे पहले, पढ़ाई मेन है, पढ़ाई की चीज, पढ़ाई के बेसिस पर आप डिसीजन लोगे सारे, ठीक है, और अदर चीजें अदर हो जाएंगी, राइट। तो हम एक्स को मेन बोलेंगे और जो वाई है इसे हम कंपोजिट कमोडिटी बोलेंगे, कंपोजिट कमोडिटी। कंपोजिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेनी, ठीक है। इसी वजह से जनरली मैं आपको भी को बता देता हूं, ध्यान रखना, इसका जो प्राइस हम रखेंगे पी एक्स रखेंगे, इसका प्राइस पी वाई रखेंगे। और तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना होता है कि कंपोजिट का प्राइस अजम्पशन के तौर पे 1 मान लो, बट मैं इसको पी वाई मान लूं। मैंने आपसे बात करी थी कि लेट सपोज P1 वो पी आई एक्स आई अगर होगा तो आई इज 1 to n इज लेस देन और इक्वल्स टू m होता है। ये कब बात थी? व्हेन देयर आर n कमोडिटीज। ये बजट कांस्टेंट कब था? फॉर n कमोडिटीज, जब आपके पास n कमोडिटीज थी। कितनी कमोडिटीज थी दोस्तों? n कमोडिटीज। बट अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं, तो आप बोल सकते हो दैट इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई is less than or equals to this that my income. So this is the budget constraint for the two commodities world. ठीक है, this is the budget constraint for two commodity world economy. समझ में आ गई मेरी बात आपको लिए ये अच्छे से? सो दिस इज माई बजट इक्वेशन, नो डाउट बजट कंस्ट्रेंट और बजट इक्वेशन। अब इसको समझने का तरीका, पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। आप सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, दैट इज एक्स और ये वाई। देखो ये एक इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों, ये एक इक्वेशन है, दैट इज P1 x प्लस का P2 y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। क्या बोला मैंने? P1 x प्लस का P2 y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे जो Px है
वो आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कमोडिटी का प्राइस है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना तो वो नेगेटिव होगा ना वो जीरो होगा। क्लियर? सिमिलरली पी वाई भी आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो इनकम है, ध्यान रखना, एम डू नॉट फॉर इनकम, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, एम डू नॉट फॉर इनकम, एम जो होगी वो इनकम होगी, और वो भी आपकी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी, क्योंकि यदि इनकम जीरो हो जाती है तो मेरा खर्चा फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो इनकम भी मेरी पॉजिटिव होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो एक्स और वाई है, इनका पॉजिटिव, मतलब इनका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना कोई नेसेसरी नहीं है, ये आपके वीक पॉजिटिव होंगे। वीक पॉजिटिव का मतलब ये वो एक्सिस होगा, और ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये समझा पा रहे हैं, ये जो टर्म है, दिस रिप्रेजेंट दैट आवर बजट कंस्ट्रेंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज बता रहे हैं कि हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली भी देखो तो हमारे पास में चार क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, लेकिन हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात क्यों ही करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा जो एक्स और वाई होता है वो वीकली पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। हाँ, कोई क्वेश्चन डिपेंड करेगा आगे चलकर, मान लो कोई ये कहीं पर लिखा हुआ है स्पेशली कि एक्स नेवर बी नेगेटिव और नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हम कह सकते हैं। अब ऐसा सोचना जैसे कि इक्वेशन आपके पास में P1x प्लस का P2y इज लेस देन और इक्वल्स टू m, यहाँ पे x की भी पावर देखो 1 है, y की भी पावर 1 है। देखो क्योंकि आप थोड़े से बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, तो आपको पता है कि एक लीनियर लाइन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है px कांस्टेंट, py कांस्टेंट और m कांस्टेंट, ठीक है, आपको पता है कि ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एक लीनियर लाइन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, हाउ टू ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन डायग्राम, राइट। तो ये जो बनेगा ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, मैं आपका ये डाउट जरूर क्लियर करूंगा कि सर व्हाई इट इज डाउनवर्ड। देखो आप इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार मान लो, P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। एक बात ध्यान रखना ना, ये जो होते हैं ना इन इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटीज, ये कहीं पर भी हो, किसी भी इक्वेशन में लिखी हुई हो, ये हमेशा थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इस्तेमाल होती हैं, लिखने में कहाँ इस्तेमाल होती है, बट जब आप डायग्राम बना रहे होते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, क्वेश्चंस की बात कर रहे होते हो, ठीक है, जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तब आप हमेशा इक्वालिटी लेते हो। याद रखिए बात, आपको भूलोगे तो नहीं, मैं फिर बोलता हूँ, कहीं पर भी अगर आप इनइक्वालिटी देखो, कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ इनइक्वालिटी, तो ये तभी अप्लाई होगी जब वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, अदरवाइज वैल्यूज इक्वल टू होती हैं हमेशा। नाउ इफ यू से दैट के सर अगर x जीरो हो गया तो P1 इंटू जीरो प्लस का P2y इज इक्वल टू m, देन y इज इक्वल टू m अपॉन में P2, यानी y की जो वैल्यू होगी वो m अपॉन में P2 होगी, और x क्या होगा यहाँ पे जीरो, तो हम शायद ये वाला पॉइंट कह सकते हैं दैट इज x जीरो एंड y की वैल्यू m अपॉन में P2। ये बात जो बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना, भूलनी नहीं है आपको। सिमिलरली if you say कि सर if y is equals to 0 then p1 into x plus का p2 into 0 is equals to m, then x is equals to m upon में p1, right, then x is equals to m upon में p1, तो somehow वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है, तो m अपॉन में p1 कॉमा 0, m अपॉन में p1 कॉमा 0, m अपॉन में p1 कॉमा 0, ये बात समझ में आ गई। तो अब आप सोचो एक पॉइंट मुझे ये मिला था, एक पॉइंट मुझे ये मिला था, मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, तो ये इस प्रकार बना था डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक बात समझ में आ गई आपको, तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं इसके स्लोप की, तो ध्यान रखना स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय dx, क्योंकि ये एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय dx। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो आप इसको dy बाय dx नहीं लो, अब जनरली आप याद रखना इसका जो स्लोप का फॉर्मूला होगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस वेरिएबल। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, स्लोप ऑफ एनी लीनियर लाइन, किसी भी लीनियर लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, टॉप पे लिख लेना, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, मैं बोल देता हूं, लिख लेना, स्लोप ऑफ एनी लीनियर लाइन इज व्हाट,
coefficient of x एक्सिस वेरिएबल अपॉन coefficient of y एक्सिस वेरिएबल। अब आप जरा देखेंगे x एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा x, इसका साथी क्या है px, इसका साथी क्या है px। सिमिलरली ये क्या है y, y का साथी क्या है py, y का साथी क्या है py। तो दिस इज द स्लोप। और क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप x को मान लीजिए आप y को ये ले रहे हो, x को ये ले रहे हो, ठीक है, फिर आप कहते हो मुझे x ज्यादा चाहिए, अगर आप x को बढ़ाओगे तो आपको y को कम करना पड़ेगा। यानी इफ यू वांट टू कंज्यूम मोर x देन यू हैव टू रिड्यूस सम ऑफ y, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट कंस्ट्रेंट। तो टेक्निकल सी बात है, अगर आप x को ज्यादा ले रहे हो तो y को कम करना पड़ेगा, और y को ज्यादा ले रहे हो तो x कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है ना, ये जो मैं इनकम कहता हूँ, ये इनकम दैट इज गिवन, ये इनकम दोस्तों गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये बदली भी नहीं है। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, बट माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन, ओनली शोज डायरेक्शन। माइनस साइन जो होता है क्या शो करता है? हाँ जी दोस्तों, माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो करता है? वो हमेशा आपको डायरेक्शन शो करता है। तो इस वजह से जो आपका बजट कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो कि हमें क्या बातें करनी, ठीक है? आपने नोट कर लिया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। जरा ध्यान से देख लीजिए कि पीडी को पॉज करके इसको नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है? मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों, और चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है जी। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगला टॉपिक जो यहाँ पर होगा वो होगा, अगर हमारी बजट लाइन में, जैसे कि आपको पता है हमारी बजट लाइन या बजट इक्वेशन, मैंने अभी आपको बताई थी बजट इक्वेशन कैसी होती है हमारी, दैट इज P1 इंटू एक्स प्लस P2 इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू M। और इसी का अगर हम डायग्राम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो कुछ इस प्रकार था, ये एक्स था, ये वाई, और ये आपकी बजट लाइन थी। तो दोस्तों जब हमने इसकी स्लोप की बात की थी, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ठीक है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो किसी भी लीनियर लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी लीनियर लाइन का स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। और एक फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस वेरिएबल। ध्यान रखना ये हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमारा x और y है, और आप देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों, कैसी इक्वेशन बनेगी? लीनियर। क्लियर? लीनियर इक्वेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि x एक्सिस वेरिएबल, अब ये x है ना, x एक्सिस पर x है, उसका कोफिशिएंट क्या है? P1। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस वेरिएबल, y एक्सिस पे क्या है? y, और y एक्सिस का y का कोफिशिएंट क्या है? P2। तो ये आ जाएगा अपॉन में P2। तो ये जो P1 बाय P2 है दैट इज नो डाउट कांस्टेंट। एक तो ये कांस्टेंट है, और ये आपको P1 बाय P2 गिवन हो गया, ठीक है? तो एक तो ये इसका स्लोप हो गया। स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज द मैथमेटिकल मेथड, ठीक है? जैसे कि अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो आपको P1 x प्लस का P2 y इज इक्वल्स टू M। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो इनइक्वालिटी होती है ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इस्तेमाल होती है। इनइक्वालिटी का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इस्तेमाल होता है, जब आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। लेकिन जब हम कहते हैं न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनइक्वालिटी हट जाती है, फिर इक्वालिटी आ जाती है। तो अगर आप मान लो एग्जांपल P2 को यहां रखो और M माइनस का P1 x कर दो, ठीक है, और फिर y इधर इधर रखो, M अपॉन में P2 माइनस का P1 x अपॉन में P2, ठीक है। नाउ इसको अब आप अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो dy by dx, if you differentiate the y with respect to x, ध्यान रखना मैथमेटिकली M by P2 ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है,
ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। P1 बाय P2 कांस्टेंट है बट मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज आ जाएगा। और ये जो x है, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो उसका 1 हो जाएगा। तो टेक्निकली स्लोप यानी dy बाई डी एक्स क्या गया आपका -P1/P2। मैथमेटिक्स में स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। मैथमेटिकल इक्वेशंस में स्लोप हमारा dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है दोस्तों स्लोप हमारा? स्लोप जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है इन द मैथमेटिकल टर्म। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस साइन आया है, इसका क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो माइनस साइन होता है, यदि किसी स्लोप में माइनस टर्म आ गया, माइनस साइन आ गया, तो ध्यान रखना ये जो माइनस साइन होगा, दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन, दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो जो माइनस साइन होता है वो हमेशा डायरेक्शन शो करता है। अच्छा, और हमारे एग्जाम्स में ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्टिव पेपर, मतलब आपका एग्जाम में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने काफी बार ऐसा किया है, तो वहां पे मान लीजिए आपसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सबको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में होती है, डिमांड लॉ लगता है, लॉ ऑफ डिमांड लगता है, वो माइनस में होती है। बट हमेशा ध्यान रखना कि जो उसका आंसर होता है वो पॉजिटिव में होता है, क्योंकि वो जो माइनस साइन होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। राइट, वही बात यहाँ पर भी है कि ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। वो ये कह रहा है अगर आप गुड एक्स को खरीदोगे तो आप P1 पे करोगे, P1 आपके साइड से जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर P1 जा रहा है, इसका मतलब आप गुड एक्स खरीद रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप किसी चीज को ज्यादा ले रहे हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लॉ चलता है? दूसरी चीज को कम लोगे, क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े कम है, या पैसे लिमिटेड है, या जितना भी है उतना जो भी अवेलेबल है, गिवन है। तो अगर प्राइस हम किसी चीज के लिए दे रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी को नहीं खरीद रहे हैं, तो गुड बाय को नहीं खरीद रहे, गुड बाय को नहीं खरीद रहा है, तो गुड बाय को जो प्राइस है वो नहीं जा रहा, वो हमारे पॉकेट में ही बचा हुआ है। तो अगर P1 पे किया जाएगा तो P2 नहीं दिया जाएगा। मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये दो चीजें हैं, ये ये इंक पॉट है और ये पेन है, ठीक है, मार्कर, ये एक्स और ये वाई है। अगर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ दो एक्स्ट्रा, तो मेरे मेरे कुछ तो पैसे खर्च होंगे ना। तो अगर मैं इस पे ज्यादा खर्चा कर रहा हूं तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे इस पे खर्चा कम करना पड़ेगा। मैं इसको नहीं लूंगा, अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो इसके प्राइस वहां ना जाके मेरे पास रुके रहेंगे, तो इसका प्राइस जाएगा, इसका प्राइस मेरे पास रुकेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप, जो माइनस माइनस रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं हमारा स्लोप होता है। अच्छा, इसी चीज को हम कभी कभी एक नाम और देते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वन, इफ यू वांट टू कंज्यूम गुड वन मोर देन यू हैव टू पे P1, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द P2। P1 पे कर रहे हो P2 की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अपने माइंड में रखना। जी तेजी बातें बताइए, जल्दी से इसको कॉपी में छाप लीजिए। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी रीजन से विद और विदाउट मीनिंग, वैसे आगे चल के मीनिंग आएंगे, लेकिन विद और विदाउट मीनिंग अगर बजट लाइन में कुछ भी बदलाव आता है तो उसका हमारा डायग्राम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर हमारे आउटकम में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार पूरे को रफ कर देता हूँ, क्या एरिया आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये पूरा रफ कर देता हूँ एक एक चीज। चलिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन लेट सपोज हमारे पहले ओरिजिनल बजट लाइन देख लो, ओरिजिनल बजट इक्वेशन, ओरिजिनल बजट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज P1 x प्लस का P2 y इज लेस देन और इक्वल टू m। और अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको शायद कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे एग्जांपल, इफ यू पुट x1 इक्वल टू 0 then y becomes m by P2, और if you put y equals to 0 then x becomes m by P1। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यानी एक ये पॉइंट आ जाएगा 0 m by P2,
अब इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से m by p1 कॉमा 0, राइट। तो दीज आर दी मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है, ये मेरे मैक्सिमम कंजम्पशन है और ये मैं बाउंड्री लाइन पर रहूंगा, तो ये मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन होंगी। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है, डिफ्लेशन भी फील कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफ्लेशन हमने कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में, हमने इन्फ्लेशन देखा, तो फिलहाल हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, यानी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज एज्यूम दैट चेंज इन गुड एक्स प्राइसेस, ठीक है, गुड एक्स के जो प्राइसेस हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। लेट सपोज मान लो हमारी ओरिजिनल जो बजट कंस्ट्रेंट था वो ये था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ, P1x प्लस का P2y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। नाउ आफ्टर चेंज इन प्राइस हमारी न्यू बजट इक्वेशन या बजट कंस्टेंट क्या बन जाएगा, P1 डैश x प्लस का P2y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। ध्यान रखना अभी P1 डैश हो गया, यहाँ पे जो P1 डैश है वो P1 से ज्यादा है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, P1 डैश जो है P1 से ज्यादा है। अब एक बार बताना जनरली, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैंने ये बनाया था ना x1 ये सब चीजें, ऐसी मैं इसके लिए बनाऊंगा कि लेट सपोज x0 देन y इज इक्वल टू m बाय p2, मतलब ये वाला पॉइंट, अगर x0 हो गया तो y आ जाएगा m बाय p2, क्लियर। सिमिलरली अगर y0 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी m बाय p1 डैश। अब समझो x है p1 डैश, और वो जो p1 डैश है क्या है, मान लो एक पॉइंट मेरा ये वाला था 0 कॉमा m अपॉन में p1, जस्ट इस वाली बजट लाइन का मान लो या आप इसका मान लो, ठीक है। तो एक मेरी बजट लाइन ये वाली थी पहले थी, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन, दिस इज माई ओरिजिनल बजट लाइन, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। अब क्या हुआ, गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, तो सोचो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मैं गलत कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब सोचो when you put y is equals to 0 then x is equals to m by p1 right, and after that गुड वन का प्राइस बढ़ गया तो वो p1 डैश बन गया। अब पहले डिनोमिनेटर में p1 था, अब डिनोमिनेटर में p1 डैश है, तो टेक्निकली क्या है, p1 डैश इज मोर देन p1, तो जनरली हमारा x जो है वो कम हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू है अब ये वाली आएगी, तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं, m बाय p1 कॉमा 0, और ये आ गया m बाय p1 डैश कॉमा 0, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो दिस इज माई, अच्छा आप एक चीज और सोचो, ये वाली वैल्यू तो सेम है ना, ये तो सेम है ना, इफ यू पुट y x इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू m बाय p2, एंड इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू m बाय p2, ओरिजिनल बजट लाइन का y इंटरसेप्ट एंड न्यू बजट लाइन का y इंटरसेप्ट वो तो यही का यही है, क्योंकि गुड वाई के प्राइस तो चेंज ही नहीं हुए। अगर गुड वाई के प्राइस चेंज नहीं हुए हैं तो हमारी जो बजट लाइन है वो इनवर्ट जो है पिवोट होगी, राइट, क्योंकि इसका जनरली स्लोप कम हुआ है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम इस वाली बजट लाइन के स्लोप की बात करेंगे तो वो होगा P1 बाय P2, क्लियर, ओरिजिनल बजट लाइन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे न्यू बजट लाइन के स्लोप की बात करेंगे वो होगा P1 डैश अपॉन में P2। अब आप ऐसा सोचो, अब आप इस तरीके से सोचो कि हमारी जो पुरानी वाली बजट लाइन P1 बाय P2 थी, तो ये था इसका स्लोप P1 अपॉन में P2, क्या था P1 अपॉन में P2, और जो हमारी न्यू बजट लाइन है उसका स्लोप है P1 डैश बाय P2, और जो P1 डैश है वो ज्यादा है, P1 डैश इज मोर देन P1, तो टेक्निकली स्लोप बढ़ जाएगा। तो ये जो लाइन है ना जो इनवर्ट पिवोट हुई है, इसका स्लोप थोड़ा सा कंपैरेटिवली वर्टिकल शेप में, जनरली आप उसे स्टीपर कह सकते हो, ठीक है। तो जो इसका स्लोप है वो P1 डैश है, P1 डैश अपॉन में P2, तो आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन is more steeper than slope of old budget line। क्लियर मेरी बात आप लोगों को, क्या कहना चाहता हूं मैं, अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे चेंज हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो ध्यान रखना टैक्सेस उसका रीजन हो सकता है। मैं फिलहाल चेंज वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, चेंज, टैक्सेस उसका रीजन हो सकता है, सब्सिडी उसका रीजन हो सकता है,
ये दो तो बहुत मेजर इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। उसके अलावा और भी मार्केट फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, सप्लाई शॉक हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्सपेंशनरी हो सकती है, इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं प्राइस के बदलने के। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्राइस बढ़ता है, गुड एक्स की बात कर रहा हूं, आपको ना बस ये ध्यान रखना स्लोप, कि स्लोप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। स्लोप अगर बढ़ रहा है तो बजट लाइन इनवर्ड पिवोट हो जाएगी, और बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्टीप हो जाएगा। क्या बोला मैंने? मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा नोट जो आपकी जनरल स्टेटमेंट को क्लियर रखेगा। मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन इंक्रीज कर रहा है, तो ध्यान रखना आपको जो बजट लाइन है वो कैसे हो जाएगी, गेट स्टीपर, और यू कैन से दैट पिवोट टू इनवर्ड, इनवर्ड पिवोट हो जाएगी अगर स्लोप बढ़ रहा है। एक बार ध्यान रखना, जनरली हम ये कहते हैं कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो इनवर्ड पिवोट होगी। सिमिलरली अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन डिक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज होने के रीजन हो सकते हैं, इन्फ्लेशन ही मानो, बट अब इन्फ्लेशन गुड टू का है, डिनोमिनेटर वाली चीज का है, गुड टू प्राइस के महंगे हो रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है गुड टू का, कंपोजिट गुड्स का आ रहा है। तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर, अब क्या होगा, पहले हमारे एक्स के प्राइस में चेंज आया था, तो इसमें बदलाव आया था, राइट। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव आएगा दोस्तों, अब बदलाव आएगा यहाँ पर, अब बदलाव आएगा इसके इंटरसेप्ट में, अब ये बदलेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। और इसके बहुत से नोट्स हैं, जो मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड बुक्स के भी नोट्स बनाए हैं, और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो हमारी वेबसाइट semiconclasses.com पे आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे जाइएगा, आपको अपना कोर्स दिखेगा, वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट दिखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस पर क्लिक करोगे आपको अपने टॉपिक्स मिल जाएंगे। जब आप उन टॉपिक्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है, एक टॉपिक है कंज्यूमर थ्योरी में तो दुनिया भर के टॉपिक्स हैं, राइट। तो वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके अपने काम के नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और चीजों को स्टडी कर सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राई कि हम लोग अभी असाइनमेंट्स भी जो है रिलीज करना स्टार्ट करें। बस ये कि अभी मैन पावर कम है, अभी हम अकेले काम कर रहे हैं, तो जितना अकेले हो सकता है तो कर रहे हैं। कुछ अपना रेगुलर बैचेस को देख लेते हैं, कुछ आप लोगों के लिए काम कर लेते हैं। बस मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और पसंद आ रही है, तो आपको सपोर्ट करना है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो, राइट। और कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो, मतलब आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी करवाएं, राइट। इससे सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के आप ही को मिलेगा, क्योंकि अगर हम मोटिवेट होंगे और ज्यादा काम करेंगे, जहां हमारी फ्रीक्वेंसी अभी हर रोज एक क्लास की है, जनरली मैं ट्राई करता हूं कि वीक में आपको मिनिमम 5 क्लासेस दे दूं, मिनिमम, मैक्सिमम तो 6-7 भी हो सकती है, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में एक क्लास भी हो सकती है, 2 दिन में एक क्लास भी हो सकती है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा और आपका सपोर्ट मिले तो हम 2 क्लासेस इन अ डे कर दे, 2 क्लासेस इन अ डे कर दें। उससे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपका सब्जेक्ट जल्दी पूरा होगा, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे, जब ये टॉपिक कवर होंगे फिर आपकी असाइनमेंट डिस्कस होंगे। नहीं, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा कंज्यूमर थ्योरी खत्म हो जाएगा, तो एक तो क्लास सेशन मतलब होगा हमारा रेगुलर दूसरे टॉपिक का, अल्फा सीरीज में मान लो प्रोडक्शन थ्योरी, और एक सेशन हमारा रहा करेगा असाइनमेंट सीरीज का ऑफ दी कंज्यूमर थ्योरी। ये मैं प्लान कर रहा हूँ, और ये सारी की सारी प्लानिंग सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आप लोगों का हमें साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो बात मैं आपसे यहाँ पे कर रहा था, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, अगर बजट लाइन स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिक्रीज करता है, तो बजट लाइन गेट्स डिक्रीज कर रहा है, ध्यान है ना, गेट्स फ्लैटर, तो वो फ्लैटर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, थोड़ा सा वो फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी बजट लाइन आउटवर्ड नहीं जाएगा, अभी वो इनवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे एग्जांपल मैं इसको रेफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको बताने के लिए, इस पूरे को मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप शायद उस बात से भी समझ जाओगे।
ये पूरा आप समझ लेना इधर से, ये ओरिजिनल वाली तो बात सेम रहेगी, बट अब क्या हुआ, गुड वाई के प्राइस चेंज हुए, ठीक है। नाउ द हेडिंग बेसिकली चेंज, प्लीज हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, चेंज इन गुड वाई प्राइसेस। अब जो होगा गुड वाई के प्राइसेस में बदलाव आएगा, तो ओरिजिनल बजट कांस्टेंट तो वही रहेगा, P1x प्लस का P2y इज लेस देन और इक्वल्स टू m, और ये स्लोप आपका P1 बाय P2 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो हमारी न्यू बजट कंस्ट्रेंट होगा दैट इज P1x प्लस का P2, ये P dash to y is less than or equals to m. Now the slope of the new budget line is P1 upon में P2 dash. Clear? It is P1 upon में P2 dash. क्लियर हो गई ये मेरी बात आप लोगों को? इट इज P1 अपॉन में P2 डैश, P1 अपॉन में P2 डैश। अब हमें पता है कि जो P2 है और P2 डैश है जनरली वो ज्यादा है, हमने एक जस्ट एग्जांपल ये लिया है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे देखना, अगर x 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी m बाय P2 डैश, और अगर y 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी m बाय P1। अब आप देखेंगे m बाय P1 वाली बात सेम है, तो पहले मैं ओरिजिनल बजट लाइन बना लेता हूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। कॉपी में आप एक एक चीज नोट कर रहे हो तो नोटिंग जरूर करना, बहुत काम की बात नहीं है। तो y है और ये x है, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, दैट इज ये पॉइंट है आपका एग्जांपल, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0 कॉमा m बाय P2, और ये है आपका m बाय P1 कॉमा 0। क्लियर? ये कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट है। अब वो कहते हैं कि ये तो सेम है, तो ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुड टू का प्राइस इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो देखो जनरली अगर ये ज्यादा होगा तो अगर अगर ये प्राइस बढ़ता है तो टेक्निकली आप गुड बाय को कम खरीदोगे, बिकॉज यू हैव अ गिवन इनकम, कांस्टेंट इनकम, लिमिटेड इनकम, यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर गुड बाय का प्राइस, गुड टू का प्राइस बढ़ता है तो आप ऑटोमेटिकली गुड बाय को कम खरीदोगे, you consume good wine automatically less, right? तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉइंट पहले यहां पर आया था अब वो पॉइंट थोड़ा बहुत कहने के नीचे आएगा, दैट इज 0 कॉमा m बाय P2 डैश, बट दिस पॉइंट इज रिमेन सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप देखिएगा अगेन इट शिफ्ट इनवर्ड, इट सॉरी इट पिवोटेड इनवर्ड, बट द पॉइंट इज दैट बजट लाइन गेट्स फ्लैटर। जब अब सोचे इसका स्लोप कुछ है, लेकिन ये जैसे ये बड़ा स्लोप कम हो गया, तो स्लोप जब कम होता है तो बजट लाइन फ्लैटर होती है, स्लोप जब बढ़ता है तो बजट लाइन स्टीपर होती है। तो आप समझना बजट लाइन गेट फ्लैटर, और ये पिवोट हो जाएगी, पिवोट टू इनवर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाई इट इज ऑलवेज पिवोट इनवर्ड, व्हाई नॉट पिवोट आउटवर्ड? इट्स दिस इज द बजट लाइन एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज आवर एक्सपेंडिचर बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द मिनिमम इनकम। क्योंकि हम लोग जितना कमाते हैं हमें लगता है वो कम ही है, इमेजिनेशन, हम लोग जितना कमाते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, वो कम है, तभी तो हम लोग और काम करते हैं, तभी तो हम डेली बेसिस पे ये सोचते हैं कैसे इनकम बढ़े, कैसे इनकम बढ़े, ये इन्वेस्ट कर दे, वहां इन्वेस्ट कर दे, म्यूचुअल फंड में कर, यही सब चीजें चलती रहती हैं। तो वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग गाइस हियर? तो ये सिनेरियो है हमारी चीजों का। अभी तो मैंने फिलहाल चेंज इन वाई बोला था, चेंज इन एक्स बोला था, या चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स और गुड वाई बोला था, जिसकी वजह से ये बदलाव आया है। अब मैं आपको इसी में एक छोटा सा नोट बता देता हूँ, जो मैं चेंजेस कह रहा हूँ एक्चुअली में वो चेंजेस टैक्सेस या सब्सिडी की तरफ से मान सकते हो। मैं दोनों ही नोट आपको बता देता हूँ। देखो आप ये तो समझ गए हो कि अगर P1 P2 में चेंज आता है तो बजट लाइन कैसे चेंज होती है। अब मैं उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि वो एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो मैं वहां पे सिर्फ आपको बजट लाइन और उसका फ्लो बताऊंगा, ज्यादा डिस्कस करने की वहां पे नीड नहीं है, आप समझ गए हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो आपको मेरे नोट्स से, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स या स्टैंडर्ड बुक नोट्स, वहां से आपको क्लियर डेफिनेटली हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ठीक है, दैट इज टैक्सेस।
मान लो क्वांटिटी टैक्स लगाया है, देखो टैक्स ना गिवन होगा, और आपको भी डिटेल टैक्स की नॉलेज पर नहीं जाना है, ये हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि टैक्स कितने वैरायटीज के होते हैं। वैसे तो टैक्सेस की मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, और अभी तो हम बहुत बेसिक लेवल के टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज टैक्सेस का तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है टैक्सेस का तो, ठीक है। क्वांटिटी टैक्स होता है, परसेंटेज टैक्स होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है, आपका एड वैलोरम टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब ये वैरायटीज है, और कहीं ना कहीं हर टैक्स आपस में रिलेट करता है। तो फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, क्वांटिटी टैक्स है, यानी आप जो भी क्वांटिटी खरीदोगे उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पे करोगे, ठीक है, राइट। जो भी प्राइस खरीदोगे, उस क्वांटिटी खरीदोगे उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करोगे, वट एवर द क्वांटिटी यू आर बेसिकली कंज्यूम। मान लो आपका टैक्स ऑन गुड एक्स लगा है, तो उससे क्या हो गया, न्यू प्राइस हो जाएगा P1 प्लस का टी। मान लो टैक्स टी रेट लगा था, टी रेट, तो जो आपकी न्यू बजट लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज P1 प्लस का टी इंटू एक्स प्लस का P2 इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। तो उसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा P1 प्लस का टी अपॉन में P2। अब आप ऐसे देखो ना, पहले स्लोप था P1 बाय P2, पहले स्लोप था P1 बाय P2, अबे P1 प्लस टी अपॉन में P2। तो जनरली गुड वन का प्राइस बढ़ गया, अगर गुड वन का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, इंक्रीज इन गुड वन प्राइसेस। आप तो ये देखो ना कि प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन से, उसकी तरफ नहीं देखना मैं, बट प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उसका सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। ये चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखना, समझ में आई मेरी बात। कुछ ना नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं, आप वेबसाइट पे जाओगे femiconclasses.com पर जाओगे, टॉपिक पर जाना कंज्यूमर थ्योरी, उस पर जाओगे तो बजट कंस्टेंट आपको टॉपिक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, राइट। तो वो नोट्स को एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि वहां पे मैंने थोड़ा सा टैक्सेस से रिलेटेड भी बताया है, थोड़ा सा वो नोट्स पढ़ लोगे इनफ है, ठीक है। बातें सारी वही ही है, बस वहां पे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, तो एक ही हो गया। सेकंड मान लो इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है, आपकी इनकम कम हो रही है, लेट सपोज मान लो इनकम टैक्स है, और वो ये है कि लेट सपोज टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर, दैट इज T रुपीज। तो आपकी न्यू बजट लाइन क्या बन जाएगी, न्यू बजट लाइन वो बन जाएगी P1x प्लस का P2y इज लेस देन इक्वल्स टू m माइनस का t। नाउ द इनकम बेसिकली रिड्यूस्ड, अब इनकम उसकी थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। स्लोप सेम उसका वही रहेगा जो स्लोप है, वो स्लोप में कोई बदलाव नहीं आएगा, P1 बाय P2, बस इनकम कम हो गई है। अब सोचो, मैं इसको भी डायग्राम आपके लिए बना लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए कि अगर इनकम कम हो गई तो फिर बजट लाइन कैसी बनेगी, या अब मान लो इनकम बढ़ जाए या इनकम कम हो जाए। फिलहाल हम इनकम कम कम एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी, दिस वाज माय ओरिजिनल बजट लाइन और ओरिजिनल बजट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है कि हमारी जर्नल इनकम कम हो गई, मैं मेरे पास 1,000 रुपए थे, गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपए हमें दे दो, तब 900 रह गए। तो जहां मैं खर्चा 1,000 रुपए सोच के कर रहा था, अब मैं खर्चा 900 रुपए सोच के करूंगा, तो अब जो मेरी बजट लाइन है एग्जैक्टली बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इनवर्ड, और पैरेलल शिफ्ट होगी। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज माई बजट इक्वेशन, P1x प्लस का P2y is equals to m minus का t. If you put x equals to 0, then y is equals to m minus का t upon में P2. And if you put y equals to 0, then x is equals to m minus का t upon में P1. तो टेक्निकली अगर आप कंपेयर करो, पहले m by P1 m by P2 हुआ करता था, अब m minus t by P1 m minus t by P2। तो कहने की मेरी इनकम कम हो रही है, तो मेरी रियल इनकम कम है ना फिर मेरे पास। तो ये चीज जो पहले ये पॉइंट हुआ करता था 0, m by P2, अब ये बन गया 0, m का t अपॉन में P2। सिमिलरली जो पॉइंट पहले ये m/P1, 0 हुआ करता था, अब ये वाला पॉइंट m का t अपॉन में P1, 0 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को।
तो मेरी जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। यही सेम चीज आप उल्टी भी कर सकते हो, आउटवर्ड शिफ्ट होगी। ऐसा कभी होता नहीं, बट मान लो गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर दिया है, ठीक है। आपको लमसम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। लमसम टैक्स होता है, लमसम सब्सिडी भी होती है कभी कभी के, गवर्नमेंट ने आपको सीधे पैसे उठा के दे दिए, इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। करेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात आगे चल के, जनरली ये टॉपिक है। तो ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये देखना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये मान के चलना कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि पेपर में वो लोग आपसे जरूर बोलेंगे कि बजट लाइन में ब्ला 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 ये चेंजेस आए हैं। मान लो बजट लाइन में कोई भी चेंज आता है, कितना भी बड़ा चेंज आता है, तो वो आपको चेंज समझना पड़ेगा। पहले आपको बजट लाइन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट यू हैव टू ड्राइव द बजट लाइन और बजट इक्वेशन। उसके बाद आप अपना ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करोगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। राइट, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो देखो, अभी हमारा एक बजट कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक हो गया। इससे पहले मैंने आपको यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात कर ली। अब जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे यहाँ पे, वो यूटिलिटी और बजट कंस्ट्रेंट को मिला के ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। कुछ 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, या मैक्सिमम 3 होंगे लेक्चर्स। वो आप ध्यान से देखिएगा। उनमें मैं बातें करूंगा कि कैसे हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। और वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव है। ध्यान रखना, जो लोग क्वांटिटेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखो, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।